वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट्स। आज हम पार्ट 6 चैप्टर 6 पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक जो आपके इस साल कोर्स है वही पढ़ेंगे हम, एक्स्ट्रा टॉपिक इसमें नहीं पढ़ेंगे। जितनी भी क्रियाएं होती हैं हमें आसपास अपने दैनिक जीवन में देखने को मिलती हैं, जैसे पानी में हमने नमक डाल दिया और हमारे पास एक घोल, नमकीन घोल प्राप्त हो गया, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। या फिर कोई जंग लगना, लोहा रखा हुआ है और लोहे के ऊपर पानी डाला हमने लगातार तो जंग लग जाता है। सोडियम का जलना, ये वो अभिक्रियाएं हैं जो हमें अक्सर देखने के लिए मिलती हैं अपने आसपास या फिर प्रयोगशाला में। आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपको इनमें से कुछ क्रियाएं जो है प्रयोगशाला में भी देखने को मिलेंगी। इनको अभिक्रियाएं कहते हैं। जितनी भी अभिक्रियाएं अपने चारों तरफ हो रही हैं उनको दो भागों में बांटते हैं। पहला है भौतिक अभिक्रियाएं या भौतिक परिवर्तन, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जो होते हैं वो इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं जिसमें एक चीज़ को हम दूसरे में बदल देते हैं और दोबारा फिर उसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जल से हमने बनाई बर्फ़ और जैसे ही हमने बर्फ़ को गर्म कर दिया उससे दोबारा हमें जल प्राप्त हो सकता है। उस तरह की क्रियाओं को हम बोलते हैं भौतिक क्रियाएं। रासायनिक अभिक्रिया वो है जिसमें पदार्थ एक बार दूसरी चीज़ में परिवर्तित हो जाता है, दूसरे पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, तो उसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे दूध से दही का बनना, इसमें सिर्फ भौतिक गुण परिवर्तन होते हैं। जल जो है बर्फ़ में बदल रहा था, इसके भौतिक गुण थे, ये तो तरल था और ये जैसे ही बर्फ़ में बदल जाएगा ये ठोस हो जाएगा। ये इसके भौतिक गुण है, सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है। दोबारा गर्म करेंगे इस बर्फ़ को जो कि ठोस है तो हमें तरल पदार्थ प्राप्त हो जाएगा। इसमें जो है रासायनिक गुण में परिवर्तन आता है। दूध जो है दही में परिवर्तित हो रहा है। दूध जो है स्वाद में हमें पता है कि खट्टा नहीं होता, लेकिन दही जो है खट्टा होता है, तो दोनों के गुणों में परिवर्तन हो गया। इस प्रकार की क्रियाएं या परिवर्तन जो है रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। और जिसमें सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है उसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। हो सकता है आपकी परीक्षा में भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बीच में भेद आ जाए, तो कुछ जो है परिवर्तन और इन दोनों प्रकार के परिवर्तन के बीच में अंतर जो है बता रही हूँ आपको। 3-4 अंतर जो है परीक्षा के लिए आप याद कर लेंगे। पहला हो जाएगा पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, जो मैंने परिभाषा भी आपको बताई थी। इसका हम लिखेंगे पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। दूसरा हम लिखेंगे परिवर्तन का कारण हटाने पर हमें चीज़ वस्तु जो है वापस प्राप्त हो जाती है। वस्तु पुनः प्राप्त हो जाती है। और इसमें लिखेंगे वस्तु हमें पुनः प्राप्त नहीं होती है, या पदार्थ जो है वस्तु या पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं होता है। तीसरा जो है यह अस्थाई है। एक बार जो हो गया दोबारा उसको प्राप्त कर सकते हैं, इसको अस्थाई बोलते हैं। यह स्थायी है, एक बार हमारा परिवर्तन हो गया उसके बाद हम दोबारा उसको प्राप्त नहीं कर सकते। अगला पॉइंट हो जाएगा, इसका उदाहरण लिख देंगे हम। बर्फ़ का जो है जल में परिवर्तन, जल का दोबारा बर्फ़ में परिवर्तन, और इसका दूध से दही बनना।
4 अंतर बहुत हैं आपके लिए। अगला हम टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? जो भी क्रिया हो रही है अगर हम उसको तत्वों के जो भी क्रिया हो रही है अगर हम उसको तत्वों के रूप में लिखेंगे, तत्वों के सिंबल के रूप में लिखेंगे, जैसे मैंने सोडियम को वायु से क्रिया कराई तो ये सोडियम ऑक्साइड बन गया, ये तत्व है सोडियम, ये ऑक्सीजन है जिसको O2 लिखेंगे, और ये NaO है, इसके रूप में अगर लिखा जाएगा तो इस प्रकार जो समीकरण तैयार होगा उसको हम रासायनिक समीकरण बोलेंगे। इसको देखकर हमें ये आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज़ रिएक्ट कर रही है, आपस में क्रिया कर रही है और क्या बन रही है। जो चीज़ आपस में क्रिया करती है इसको हम अभिकारक कहते हैं, और जो बनता है उसको हम उत्पाद कहते हैं। अभिकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ देखने लायक है कि जो अभिकारक की मात्रा होती है वो क्रिया करने से पहले और उत्पाद की मात्रा जो होती है, दोनों की मात्रा हमेशा बराबर होती है। जितनी मात्रा क्रिया करने के पहले होती है उतनी ही मात्रा जो है उत्पाद यहाँ बनता है, ग्राम के अंदर मात्रा होती है। इसकी ग्राम की मात्रा, अभिकारकों की ग्राम की मात्रा उत्पाद के ग्राम की मात्रा के बराबर होती है। क्योंकि हमें मात्राएं बराबर करनी है इसलिए हमें क्रिया को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। जब हम इस क्रिया को यहाँ ध्यान से देखेंगे तो हम देखेंगे सोडियम जो है इसका 1 है, परमाणु क्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन जो है इसके 2 कर रहे हैं। यहाँ सोडियम का भी 1 है, ऑक्सीजन का भी 1 है। इस तरफ हम देखेंगे 2 + 1 3 हो गया, यहाँ पे सिर्फ 2 ही हुए हैं, क्योंकि मैंने कहा अभी भी आपको कि अभिकारक की मात्रा क्रिया करने से पहले और उत्पाद जो बनता है दोनों की मात्राएं समान होती हैं। क्रिया में ये चीज़ समान नहीं दिखाई दे रही है तो हम इसे संतुलित करके समान करते हैं। अब क्रियाओं को कैसे संतुलित करते हैं उसका उदाहरण देखिए। पहला स्टेप होता है, जो भी क्रिया है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी दूसरे तत्वों को पहले संतुलित किया जाता है। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी तत्वों को किया जाता है। जैसे इसमें है सोडियम जो है ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, पहले ऑक्सीजन नहीं देखेंगे, हम सोडियम देखेंगे। सोडियम जो है यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन जो है यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। सोडियम तो संतुलित है लेकिन ऑक्सीजन संतुलित नहीं है। दूसरी चीज़ हम ध्यान देंगे कि जब संतुलित करने के लिए एक तो जो नंबर लगाते हैं वो नंबर जो है हम यहाँ नीचे कहीं नहीं लगाएंगे, नीचे लगाने से इस यौगिक का सूत्र बदल जाएगा। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र NaO ही होता है। अगर हम ऑक्सीजन को 2 करने के लिए इसको NaO2 लिख देंगे तो ये सोडियम ऑक्साइड नहीं रहेगा, सूत्र गलत हो जाएगा। हम सूत्र के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। संतुलित करने के लिए जो भी चीज़ लगाई जाएगी वो आगे लगाई जाएगी। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ 2 लगा दूँगी। यहाँ जो 2 लगा हुआ होता है वो इन दोनों का होता है। ऑक्सीजन 2 हो गए, लेकिन जैसे मैंने यहाँ 2 लगाया सोडियम भी 2 हो गए, तो इधर भी सोडियम को 2 करना पड़ेगा। अब जो है क्रिया संतुलित हो गई, यहाँ भी 2 सोडियम है, यहाँ भी 2 सोडियम है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ भी 2 ऑक्सीजन है। दोनों साइड जो है तत्व क्रिया कर रहे हैं उनकी संख्या बराबर हो गई। अगला स्टेप, पहला स्टेप ये था। अगला स्टेप देखिए, सेकंड स्टेप है, जब क्रिया लिखते हैं तो उसके अंदर इनके आगे कोष्टक में ये किस अवस्था में वो लिखा जाता है। सोडियम ठोस होता है तो इसके आगे S लिखा जाएगा। ऑक्सीजन हमें पता है गैस होती है तो इसके आगे G लिखा जाएगा। सोडियम ऑक्साइड है, ये भी ठोस होता है इसलिए इसके आगे S लिखा जाएगा। तो इनकी अवस्थाओं के बारे में लिखते हैं। तत्वों की अवस्थाओं के बारे में लिखा जाता है। तीसरा स्टेप हो जाएगा, ऊष्मा अगर निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है या ऊष्मा ली जा रही है तो उसको उत्पाद की तरफ, ये उत्पाद की साइड या विकारक की साइड है, ये उत्पाद की साइड है, तो उसको उत्पाद की तरफ
प्लस और माइनस निशान के साथ लिखा जाएगा। अगर ये ए है, क्रिया करके बी बना रहा है, अगर यहाँ प्लस के साथ ऊष्मा लिखी हुई है, इसका मतलब ये ऊष्माशोषी है। ऊष्माशोषी का मतलब होता है क्रिया के दौरान इस क्रिया को हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी, इसमें ऊष्मा जोड़नी पड़ेगी। ऊष्मा जो लेता है उसको ऊष्माशोषी बोलते हैं, जो ऊष्मा का शोषण करता है उसको ऊष्माशोषी बोलते हैं। नेक्स्ट है, अगर यहाँ पर प्लस के निशान की जगह अगर माइनस का निशान लिखा हुआ हो और फिर ऊष्मा लिखी हुई हो, इसका मतलब इस क्रिया के दौरान ऊष्मा बाहर निकल रही है। निकलने वाले को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा का निकलना। फर्स्ट स्टेप ये हो गया। संतुलित करते वक्त जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी जो तत्व होते हैं पहले उनको संतुलित किया जाता है। उसके बाद में तत्वों की अवस्थाओं के बारे में ब्रैकेट में लिखा जाता है। फिर ऊष्मा अगर निकल रही है तो, और अगर उस क्रिया में लग रही है तो उसको किस प्रकार से लिखेंगे वो मैंने आपको बता दिया। अगर कोई चीज़ विलयन के रूप में, चौथा स्टेप है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने नमक है और इसके अंदर पानी के साथ इसको घोल दिया, नमक को पानी में घोल दिया, तो ये हमें नमकीन पानी जो मिला है इसको हम बोलते हैं विलयन। अगर कोई भी चीज़ विलयन अवस्था में है तो उसके आगे ब्रैकेट में AQ लिखा जाएगा, एक्वस। किसी भी कोई भी वस्तु अगर पानी में घुली हुई है तो उसके आगे AQ लिखा जाएगा। ठोस के आगे जो है S लिखा जाएगा, द्रव के आगे जो है L लिखा जाएगा और गैस के आगे जो है G लिखा जाएगा। ये अलग अलग अवस्थाएं हैं, एक ठोस हो गई, एक गैस हो गई, एक द्रव हो गई। नेक्स्ट देखिए, मैं कुछ क्रियाएं लिख रही हूँ, इसको संतुलित करना है अपने को। अगला स्टेप है, पांचवा स्टेप है, अगर उत्प्रेरक तापमान, दाब दिए हुए हैं, तो इनको तीर के ऊपर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए, ए है, क्रिया कर रहा है, बी बन रहा है। अगर हम ये कह रहे हैं कि 40 डिग्री पे हो रहा है तो 40 डिग्री इस तीर के ऊपर यहाँ लिखा जाएगा। किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रहा है तो उत्प्रेरक को भी यहीं लिखेंगे हम। तापमान लिख ही दिया। दाब जो है 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दाब पर हो रहा है तो दाब को भी इन तीन चीज़ों को तीर के ऊपर लिखा जाता है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं जब तक हमारे सामने उपस्थित नहीं होंगी तब तक ए जो है वो बी में परिवर्तित नहीं होगा। कुछ क्रियाएं लिख रही हूँ मैं जिनको हम संतुलित करेंगे। पहली है C+O2, क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है। यहाँ C कितना है, परमाणु 1 है, ऑक्सीजन जो है 2 है, कार्बन फिर 1 हो गया, ऑक्सीजन 2 है, कार्बन 1, ऑक्सीजन 2, ये संतुलित है। इसको हमें संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। जितने अभिकारकों की मात्रा है उतनी ही उत्पाद की मात्रा है, इसलिए संतुलित है। एक क्रिया और देखिए, ये नाइट्रोजन है, इसने हाइड्रोजन से क्रिया करी और हमारा बन गया अमोनिया। 773 केल्विन तापमान है, मैंने भी कहा तापमान जो है इस तीर के ऊपर लिखा जाएगा, और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दाब है वो भी तीर के ऊपर लिखा जाएगा। N जो है 2 है, यहाँ पे N यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 3 है। मात्राएं जो हैं दोनों की अलग अलग हैं। मैंने अभी भी बताया आपको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सबको संतुलित करते हैं पहले। तो हाइड्रोजन को पहले अभी नहीं करेंगे, पहले नाइट्रोजन को करेंगे। नाइट्रोजन यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, इस 1 को 2 करने के लिए यहाँ सामने 2 लगा देंगे। जैसे ही हमने सामने 2 लगाया तो हाइड्रोजन जो है 2 3 6 हो गए और ये 2 हो गए। 2 लगा दिया तो नाइट्रोजन हमारे 2 हो गए, हाइड्रोजन हमारे 2 3 6 हो गए। अब जो है यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया हमारा, संतुलित हो गया। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। इस हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए हमें यहाँ सामने 3 लगाना पड़ेगा, 3 दूनी 6। अब हमारी दोनों तरफ क्रियाएं संतुलित हो गई। ये देखिए, एक एग्जाम्पल और देखिए। ये प्रोपेन है, इसको हम जला रहे हैं, इसका दहन कर रहे हैं। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और पानी बनेगा। कार्बन कितना है, यहाँ 3 है,
यहाँ कार्बन कितना है, 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 8 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। यहाँ हाइड्रोजन हो गए हमारे पास 2, ऑक्सीजन हो गए हमारे पास 3। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को संतुलित मत करो एक बार, हम संतुलित इनको छोड़ देंगे एक बार। इसके अलावा जो भी तत्व है पहले उसको संतुलित करेंगे। कार्बन को संतुलित किया जाएगा। कार्बन यहाँ 3 है, यहाँ पर 1 है, तो कार्बन के सामने हम 3 लगा देंगे। जैसे ही यहाँ कार्बन के सामने 3 लगाएंगे, ऑक्सीजन हमारा हो जाएगा 3 दूनी 6, ऑक्सीजन हमारा हो गया 6, कार्बन हमारा हो गया 3। बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। इसमें हाइड्रोजन हमारा 8 है यहाँ पे, यहाँ हमारा हाइड्रोजन 2 ही है। इसको बैलेंस करने के लिए 4 यहाँ लगा देंगे, 4 दूनी 8 हो गए। अब हमारे हाइड्रोजन भी 8 हो गए। ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे 4 लगाए हाइड्रोजन के, तो ऑक्सीजन की मात्रा जो है बढ़ गई। यहाँ जो है 3 दूनी 6, 6 तो ये हो गए ऑक्सीजन के, और 4 ये हो गए, 6 और 4 हो गए हमारे 10। इस तरफ ऑक्सीजन की मात्रा हो गई हमारी 10। जैसे हमने यहाँ 4 जोड़ा, ये ऑक्सीजन 6 न रहकर ये ऑक्सीजन हमारी हो गई 10। यहाँ ऑक्सीजन 2 ही है, यहाँ 10 है। इसको संतुलित करने के लिए सामने 5 लगा देंगे। जैसे हम 5 लगाएंगे हमारे ऑक्सीजन भी यहाँ 10 हो जाएगी और ये क्रिया हमारी संतुलित हो जाएगी। दोबारा देखिए, पहले हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को संतुलित नहीं किया है, कार्बन को संतुलित किया है। कार्बन में 3 लगे हुए हैं, तो यहाँ कार्बन के सामने 3 लगा देंगे। जैसे ही हम कार्बन के सामने 3 लगाएंगे, ऑक्सीजन की मात्रा 6 तो ये हो गई, और 1 ये हो गई 7। सेकेंड नंबर पे हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन जो है 8 है हमारे पास। 8 जो है यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन सिर्फ 2 थे। इसको 8 करने के लिए हमने सामने 4 लगा दिए। ये 4 दूनी 8 हो गए। जैसे ही ये 4 लगाया, ऑक्सीजन भी यहाँ 4 हो गए, और यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा हो गई 6। 6 और 4 10 हो गए सीधे हाथ की तरफ। इसको 10 करने के लिए इस ऑक्सीजन के सामने हमने 5 लगा दिया। 5 दूनी 10, दोनों तरफ 10-10 हो जाएंगे, तो हमारी क्रिया संतुलित हो जाएगी। कुछ एग्जाम्पल्स और करेंगे हम। नाइट्रोजन जो है उसने क्रिया करी ऑक्सीजन के साथ, और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 है। यहाँ नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। तो ऑक्सीजन तो यहाँ पे संतुलित है, दोनों तरफ 2-2 है, लेकिन नाइट्रोजन जो है वहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो नाइट्रोजन को संतुलित करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। जैसे हमने यहाँ पे 2 लगाया, नाइट्रोजन संतुलित हो गई, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा हो गई 4। 4 करने के लिए हमें यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, तो ये भी 4 हो जाए। एग्जाम्पल देखिए, 5वें नंबर का एग्जाम्पल। कैल्शियम ऑक्साइड है, इसने क्रिया करी H2O के साथ में, हमारा बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaO इसने क्रिया करी H2O के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। यहाँ कैल्शियम कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 ये रहा, 1 ये रहा, 2 हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। इस तरफ गिनते हैं हम। इस तरफ कैल्शियम जो है 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ वो इसका भी 2 हो जाएगा और इसका भी 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। तो ये क्रिया जो है पहले से ही संतुलित है, इसको हमें संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। शुरू में एक क्रिया हमने कही थी, Mg + O गिव्स Mg + O2 गिव्स MgO। Mg जो है यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। यहाँ भी Mg जो है 1 है, ऑक्सीजन जो है यहाँ 1 है। इसको जो है ऑक्सीजन को Mg दोनों साइड बराबर है, Mg 1 है, Mg 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है। इसको 2 करने के लिए हम ये सामने जो है 2 लगाएंगे। कुछ रिएक्शंस जो हैं और बताऊंगे भी आपको एग्जांपल के रूप में। जैसे 2 हमने लगाया तो Mg भी 2 हो गया, तो इसके सामने भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। तो ये Mg हो जाएंगे 2, ऑक्सीजन 2 हो गए, यहाँ भी Mg 2 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए। एक रिएक्शन और लिखेंगे, Cu 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ Cu भी 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है। ये दोनों बैलेंस हैं। ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना है, तो इसके सामने 2 लगा देंगे। जैसे इसके सामने 2 लगाएंगे, Cu भी 2 हो गया, तो इसके सामने भी हम 2 लगा देंगे। तो ये भी 2 हो जाएगा, और ये भी 2 हो जाएगा, और ये भी 2 हो जाएगा। तो ये बैलेंस हो गए। ये देखिए, अगला रिएक्शन लिखेंगे, NaOH + H2SO4। ये सल्फ्रिक अम्ल है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था दैनिक जीवन में रसायन, उसमें इनके नाम आए थे।
ये हमारा बनता है Na2SO4 प्लस H2O। Na जो है यहाँ पे 1 है, O जो है यहाँ पर 4 ये रहे और 1 ये रहा 5 है। H की काउंटिंग करेंगे, H हमारे पास है 2 और 1 ये 3 हो गए। S भी है, S हमारे पास 1 है। Na जो है 1 है, O जो है 1 ये रहा 4 ये रहे 5 हो गया। H जो है 2 और 1 3 हो गया। S हमारे पास 1 है। यहाँ देखेंगे Na जो है 2 है, S जो है 1 है, ऑक्सीजन जो है 4 1 5 है यहाँ पे, हाइड्रोजन जो है यहाँ पे 2 है। पहले H और O को बैलेंस नहीं करेंगे, पहले हम बैलेंस करेंगे, इनको छोड़ देंगे एक बार H और O को, Na को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 2 है तो इसके सामने 2 लगा देंगे। जैसे इसके सामने 2 लगाया, Na2 2 हो गया, H जो है वो भी 2 हो गए, 2 और 2 4 हो गए। जैसे यहाँ पे 2 लगाया, 2 तो ये हो गए H और 2 ये 4 हो गए, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। 2 लगा दिया हमने यहाँ पे। जैसे ही हमने यहाँ पे 2 लगाया तो अब ऑक्सीजन बचा है, ऑक्सीजन की काउंटिंग करेंगे। 4 तो ये हो गए, 4 ऑक्सीजन ये रहे और 2 ऑक्सीजन ये रहे, 4 और 2 6 हो गए। यहाँ ऑक्सीजन गिनेंगे, 2 तो ये रहे ऑक्सीजन और 4 ये रहे 6, दोनों तो बराबर हैं। दोबारा देखिए, पहले हम O और H को संतुलित नहीं करेंगे, सोडियम को संतुलित करेंगे। सोडियम को संतुलित करने के लिए हम सीधे हाथ देखेंगे कि यहाँ सोडियम 2 है तो इसके सामने 2 लगा देंगे। जैसे ही हमने सोडियम के सामने 2 लगाया तो O भी 2 हो गया, ये वाला H भी 2 हो गया। अब जो है हम H देखेंगे, 2H तो ये रहे और 2H ये रहे, 4H हो गए। यहाँ पे सिर्फ 2 थे, इसको 4 करने के लिए सामने 2 लगा दिया। जैसे ही ये सामने 2 लगाया तो ऑक्सीजन भी हमारे 2 हो गए। अब ऑक्सीजन की गिनती करेंगे, 4 ये रहे और 2 ये रहे 6 हो गए, और यहाँ पे 4 ये रहे और 2 ये रहे 6, दोनों साइड 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे, तो हमारी ये बैलेंस हो जाएगी। BaCl2 प्लस H2SO4 क्या क्रिया बनेगी? BaSO4 प्लस HCl बनेगा। Ba कितना है यहाँ पर 1 है, Cl कितने हैं 2 हैं, H कितना है 2 है, S कितना है 1 है, O कितने हैं 4। Ba 1 हो गया, Cl 2 हो गए, H 2 हो गए, S 1 हो गया, O 4 हो गए। इधर देखेंगे, Ba जो है 1 है, S जो है वो भी 1 है, O जो है वो 4 है, H जो है वो 1 है और Cl भी यहाँ 1 है। पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करेंगे, इसके अलावा जो है वो करेंगे। Ba यहाँ 1 है, यहाँ 1 है तो Ba को भी नहीं छेड़ेंगे। Cl यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, तो पहले Cl को बैलेंस करेंगे, इसको 2 करने के लिए सामने 2 लगा देंगे। Cl बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन जो है यहाँ पे 2 है और यहाँ भी हमने 2 लगा दिया तो ये भी 2 हो गया। इसके बाद सल्फ़र कितना है? सल्फ़र इधर सीधे हाथ की तरफ 1 है, यहाँ भी 1 है सल्फ़र। ऑक्सीजन कितना है? यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, तो अब सारे बैलेंस हो गए। Ba 1 है, Ba 1 हो गया। क्लोरीन 2 है, जैसे हमने 2 सामने लगाया तो क्लोरीन भी 2 हो गया। हाइड्रोजन 2 है तो 2 लगाते हाइड्रोजन भी 2 हो गया। सल्फ़र 1 है, यहाँ सल्फ़र 1 है। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है और ये वाला 1 है तो ये 1 है। यहाँ पे क्रिया जो है इस प्रकार से ये बैलेंस हो जाएगी। कुछ रिएक्शंस मैं आपको दूंगी, उसको आपको बैलेंस करनी है और नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डिस्कस करेंगे। एक रिएक्शन और देखिए, जितने आप एग्जाम्पल्स ट्राई करेंगे उतना ही आपको आसानी होगी करने में। एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जो है बैलेंस करने का, संतुलित करने का अवश्य ज़रूर आएगा, इसलिए आपको संतुलित करने की बार बार प्रैक्टिस करनी है। PbO है, इसके कार्बन से क्रिया करवाएंगे तो ये बनेगा Pb प्लस CO2। यहाँ Pb जो है 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है, कार्बन भी 1 है। यहाँ Pb कितना है? 1 है। कार्बन आपको दिख रहा होगा, यहाँ कार्बन 1 है लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, इसको हमें 2 करना पड़ेगा। यहाँ सामने 2 लिख देंगे, लेकिन जैसे ही यहाँ सामने 2 लिखेंगे तो Pb कितना हो गया? 2 हो गया। यहाँ Pb 2 हो गया तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा ताकि ये भी 2 हो जाए। कार्बन जो है यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो संतुलित हो गई क्रिया। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये मेरा वीडियो जो है रासायनिक अभिक्रियाएँ जो मैंने संतुलित करना बताया है आपको समझ में आया होगा। बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे लिए कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे।
अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी करने में आपको हेल्प रहेगी। थैंक यू बच्चों।